नमस्कार, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परिवर्तनशील पृथ्वी क्लास 8 पश्चिम बंग सरकार द्वारा अनुमोदित पुस्तक का यह दूसरा पाठ है भूगोल का। इसमें आपको परिवर्तनशील पृथ्वी का मतलब ही आप समझ पा रहे हैं कि हमारी जो धरती है उसका परिवर्तन होते रहता है अग्निपात के कारण, सुनामी के कारण, भूकंप होने के कारण, भूकंपन होने का कारण। तो ये सब के कारण भूपृष्ठ की संरचना होती रहती है और भूपृष्ठ की संरचना के अनुसार जो बहुत सारा जो घटना घटते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में बतलाया गया है। और ये जो यहाँ पर पूरे चैप्टर को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इसमें जो प्रश्न बनता है इस प्रश्न का जो उत्तर भी मैं आपके समक्ष इस वीडियो में रख देता हूँ और इसी के साथ साथ मैं आपका इस उत्तर जो बनता है उसका मैं समझाता चलूँगा और आपका एक एक डाउट क्लियर करते चलूँगा। ये जो पूरे पाठ में आप देख पा रहे हैं, इस पाठ में क्या है ना कि आपको जो मुख्य चीज़ें बतलाना है कि ये पृथ्वी के निर्माण काल से ही करोड़ों करोड़ वर्ष से अग्निपात होते आ रहे हैं। ठीक है, ये जो आपके लिए जानना है ज़रूरी कि अग्निपात मतलब कि विस्फोटन होते रहता है अग्नि का, जिसको ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, उच्छिप्त लावा भस्म आग्नेय पदार्थ धीरे धीरे जम के कठोर होने पर भूपृष्ठ का अधिकांश भाग निर्मित होता है। ये जो लावा से, भस्म से, आग्नेय पदार्थों से जो बाहर निकलता है धरती से विस्फोटन होकर, इससे क्या होता है, जमकर कठोर होकर धरती का अधिकांश भाग निर्मित हुआ है। ठीक है, और इन ज्वालामुखी पर्वतों के आग्नेय उद्गारों से निकलने वाले जलीय वाष्प के संघनित होने से वर्षा होने से सागरों महासागरों का निर्माण हुआ है। जो वाष्प के बनकर पानी बना है, पानी बनने से ही सागर और महासागरों का निर्माण हुआ है। और विभिन्न भूतात्विक युगों में ऐसी अग्नि उद्गारों के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान नियंत्रित होकर वर्तमान स्थिति में परिवर्तित होता रहता है। ये जो अग्नि उद्गारों के द्वारा क्या होता है कि पानी होता है, पानी से फिर आपका जलवायु आपका कंट्रोल में आ जाता है, यानी कि आपका तापमान नियंत्रित होता रहता है। तो ये जो पाठ में आपका संक्षिप्त में यही है कि आपका एक क्लियर कंसेप्ट करना है कि पृथ्वी का जो परिवर्तन होते रहता है इन कारणों के वजह से होता है। अब इन कारणों में क्या क्या कारण से हो रहा है, तो ये सब कारण हम प्रश्न के उत्तर द्वारा ही समझ लेंगे। चलिए मैं आपको सीधा प्रश्न के उत्तर में ले चलता हूँ, क्योंकि अगर आपको पूरे समझाने चलूँगा इस चैप्टर में तो आपको समझाने में काफ़ी इसमें समय निकल जाएगा। केवल मैं चाहता हूँ कि प्रश्न के द्वारा ही आप उत्तर समझकर उसके कंसेप्ट चैप्टर का पूरा क्लियर कर लें। ठीक है, तो चलिए आपको प्रश्न में ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न जो है परिवर्तनशील पृथ्वी का महिसंचरण सिद्धांत क्या है। महिसंचरण सिद्धांत अल्फ्रेड यूगनार के अनुसार 30 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का स्थल भाग एवं विशाल भूखंड के रूप में स्थित था और इसके चारों ओर एक विशाल महासागर फैला था जिसका नाम था पैंथालासा। महिसंचरण एक सिद्धांत है जिसका अल्फ्रेड यूगनार के द्वारा निकाला गया था और इसे 30 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का जो स्थल भाग है विशाल भूखंड के रूप में स्थित था। हमारी धरती कैसी थी, स्थल भाग के रूप में और विशाल भूखंड के खंड में बटा हुआ था और इसके चारों ओर एक विशाल महासागर भी फैला था जिसका नाम था पैंथालासा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखिए प्लेट संचरण सिद्धांत क्या है। प्लेट संचरण सिद्धांत ठीक इसके बाद आया था। 1960 में ईस्वी के अंतिम वर्ष में प्लेट संचरण सिद्धांत द्वारा भूगर्भ शास्त्र के क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन गठित हुआ जो प्राय हर तरह के भू प्राकृतिक विषयों के बारे में स्पष्ट संपूर्ण जानकारी देता है। प्लेट संचरण सिद्धांत जो है ना, ये आपका 1960 ईस्वी में अंतिम वर्षों में ये जो संचरण पृथ्वी का माने धरती की जो बनावट है इस सिद्धांत में बतलाया गया है कि प्लेट के जरिए आपका धरती के पृष्ठ का निर्माण होता है और ये जो हर तरह के भू प्राकृतिक विषयों के बारे में स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी देता है इसमें, इस सिद्धांत में।
प्लेट औसत कितना किलोमीटर होता है? प्लेट मतलब एक तरह का जो लेयर जो कहेंगे धरती का, ठीक है, वो लेयर कितना होता है? 70 से 150 किलोमीटर होता है, ठीक है। आपका गुरुमंडल जो आपने पढ़ा था चैप्टर में, सबसे पहला चैप्टर आपका पृथ्वी का आंतरिक भाग में, उस गुरुमंडल में आपने क्या पढ़ा था कि हमारे धरती के नीचे 3 तरह के केंद्र है। पहला नीचे क्या है? पहले केंद्र मंडल है, दूसरा है आपका गुरुमंडल और सबसे ऊपर शिला मंडल है। तो गुरुमंडल से ठीक ऊपर में आपका शिला मंडल के बीच में हमारे धरती के नीचे क्या है? लेयर बनते हैं जो 70 से 150 किलोमीटर का है। और वो किसके कारण बनते हैं वो हम आपको आगे क्वेश्चन के जरिए समझा देंगे। पृथ्वी पर कुल कितना प्लेट है? पृथ्वी पर इस तरह करके 6 और 20 मंझोले एवं छोटे प्लेट हैं। अपसारी अथवा गठनकारी प्लेट क्षेत्र किसे कहा जाता है? अपसारी समुद्र तल के देशों की प्लेट का क्षेत्र बराबर 2 प्लेट परस्पर से दूर हट जा रहा है। इस फलस्वरूप समुद्र तल देश में जो खाली स्थान की सृष्टि होती है, उस पृथ्वी में अभ्यंतरित मैग्मा क्रमागत अथवा नियमित निकल आता है। यह मैग्मा बाद में शीतल और कठोर होकर नवीनतम भूतत्व के तल के मध्य सामुद्रिक सेल शिराकार गठन करती है। इस परस्पर विपरीतमुखी प्लेट क्षेत्र को अपसारी अथवा गठनकारी प्लेट क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, अपसारी अथवा गठनकारी प्लेट क्षेत्र का मतलब मैं आपको चित्र के द्वारा समझा दे रहा हूँ। देखिए, ये जो है ये समुद्र के नीचे वाला भाग है, प्लेट है जिसको, इसमें क्या है? दोनों तरफ आपका प्लेट एक दूसरे से सरक जा रहा है, विमुख हो जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? आपका प्लेट हट जाने से एक जगह खाली बन जा रहा है और यहाँ पर जो क्या है मैग्मा है वो आपका बाहर में प्रतिस्फुटित हो जाता है। और प्रतिस्फुटित होने के बाद यहाँ पर आपका भूपृष्ठ का निर्माण हो जाता है। इस जगह पर आप देखे होंगे बीच बीच में समुद्र के बीच में जो महाद्वीप टाप जो बीच बीच में पहाड़ जैसा बना रहता है, ये सब इन्हीं के कारण से होता है, क्योंकि इस जगह पर आपका विस्फोटन होता है। विस्फोटन होने के पास ये जम जाता है, जम जाने के बाद ये पहाड़ की तरह बन जाता है और धीरे धीरे समुद्र का जो ऊपर का लेयर है वो ख़त्म हो जाता है। मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। ये जो आपका अपसारी में क्या होता है, जो धरती का समुद्र के नीचे लेयर रहता है, ये दोनों एक दूसरे से विमुख तनाव होता है और ये पार्ट अलग हो जाने से धरती से ठीक नीचे से मैग्मा बाहर आता है। मैग्मा बाहर होकर यहाँ पर जम जाता है। जम जाने से यहाँ पर एक नया भूपृष्ठ का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 6 नंबर में जो है अभिसारी अथवा विनाशकारी प्लेट क्षेत्र किसे कहा जाता है? कभी कभी 2 प्लेट परस्पर की ओर अग्रसर होता है एवं प्लेट में संघर्ष होता है। 2 प्लेट मध्य अपेक्षाकृत भारी प्लेट, हल्का प्लेट होगा यहाँ पर, के नीचे प्रवेश करता है। इसके परिणाम स्वरूप निमज्जित प्लेट गल जाती है, समुद्र गर्त की सृष्टि होती है और भूपृष्ठ का विनाश करती है। इस प्रकार परस्परमुखी प्लेट क्षेत्र को अभिसारी अथवा विनाशकारी प्लेट क्षेत्र कहा जाता है। चलिए इसको भी मैं आपको चित्र के द्वारा समझा देता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी प्लेट। तो इसमें क्या है कि जो आपस में दोनों सम्मुख एक दूसरे के आपस आते जाते हैं प्लेट, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो भारी वाला है, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको भारी, इस तरफ से इसके यहाँ पर ढकेल रहा है और इससे क्या होता है
आपका जो भाग आपका यहाँ पर ठीक तो यहाँ पर क्या है कि ये भाग जो है ना ये कम होते जाता है और इसका यहाँ पर आने से क्या होता है, भारीपन होने के कारण और यहाँ के जो पदार्थ है ये पिघलने लग जाते हैं। किसके कारण से? नीचे में आपका अग्नि उद्गम के कारण से, यानी कि आपका मैग्मा के कारण से। और इस तरह से यहाँ पर ये जो पूरा धीरे धीरे सरकता रहता है ना, तो इससे क्या होता है, भूकंप होने की संभावना बन जाती है। और इसी से फिर क्या होता है, अग्नि उद्गम जो होता है, अग्नि उद्गम होने से ये धीरे धीरे विस्तार होते रहता है यहाँ पर। और ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग कम होते जाता है। और यहाँ पर विस्फोट होने से मैग्मा लावा के रूप में प्रतिस्फुट लावा के रूप में दिखाई देता है। और इसके बाद धीरे धीरे जमकर यहाँ पर एक नया भूपृष्ठ का निर्माण होता है। जो हिमालय भूपृष्ठ मतलब कि आपका पहाड़ बनता है, जैसे कि हिमालय का पर्वत है, इसको कह सकते हैं कि एक दूसरे के सम्मुख में क्या करते हैं, मोड़ बनता है, मोड़ बन जाता है, मोड़ता है, जिसके कारण से यहाँ पर ये वाला भाग ज़्यादा विस्तारित होते रहता है और ये वाला भाग कम होते रहता है। और मोड़ के कारण एक नया पर्वत का निर्माण हो जाता है, जैसे हिमालय का पर्वत हो गया आपका, इसके अलावा भांगिल पर्वत हो गया, ये सब का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। निरपेक्ष क्षेत्र किसे कहा जाता है? कुछ क्षेत्रों में प्लेट परस्पर घर्षण करके आसपास अग्रसर होती है, फलस्वरूप भूकंप, दरार इत्यादि की सृष्टि होती है। इस क्षेत्र में प्लेट में ना तो ध्वंस और ना ही सृष्टि होती है, और इसे ही निरपेक्ष क्षेत्र कहा जाता है। जो निरपेक्ष क्षेत्र है, अगला आपका ड्राइंग में ये है जो आप देख पा रहे हैं। पृथ्वी के आंतरिक कारण ये दो प्लेट आपस में एक दूसरे के बीच में संघर्ष करते रहते हैं, यानी ये इधर सरक जाता है, वो उधर सरक जाता है। ठीक है, तो इससे बीच में क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है। इस दरार के कारण बीच में बहुत बड़ा चिन्ह बन जाता है और इसी से भूकंप भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका आपका उदाहरण है, आपका पेज नंबर 9 में मैं ले चलता हूँ। ये देखिए आपका सान एंड्रीज दरार, ये जो है आपका निरपेक्ष के कारण ही हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं क्लियर कर पाया। इसमें पहला है कि आपका अपसारी, उसके बाद दूसरा है अभिसारी और तीसरा है निरपेक्ष। ये तीन कारणों से आपका प्लेट का संचरण होते रहता है। और ये जो आपका क्लियर, आप पुस्तक को पढ़िएगा पूरे अच्छी तरह से, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी प्रकार के बारे में तीन प्रकार के जो प्लेट है दिखाया गया है। इसी से भूमि संचरण और आपका भूकंप की प्रतिक्रिया होती रहती है। ठीक है, चलिए ले चलता हूँ अगला प्रश्न में। अग्नि उद्गम या अग्निपात किसे कहते हैं? भूगर्भ में स्थित गलित सांद्र मैग्मा गैस, जल या वाष्प किसी गह्वर या दरारों से निकलकर प्रचंड वेग में धीर शांत गति से भूपृष्ठ के बाहर आते रहते हैं। इस प्रक्रिया को अग्नि उद्गम या अग्निपात कहते हैं। जो भीतर में हलचल जो होते रहते हैं, आपका क्या चीज़ का, मैग्मा का, गैस का, जल या वाष्प का, ये गड्ढे के द्वारा या दरार से निकलकर प्रचंड वेग में भूपृष्ठ के बाहर आते हैं। इस अग्नि उद्गम या तो अग्निपात कहते हैं इसको। इंग्लिश में इसको वोल्केनिज्म कहते हैं। आग्नेयगिरी या ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जहाँ से अग्निपातों के उद्गम स्थल को आग्नेयगिरी या ज्वालामुखी कहते हैं। उसके मुख को जो यहाँ से निकलता है, इस मुख को क्या कहते हैं, आपका आग्नेयगिरी या ज्वालामुखी कहते हैं।
आग्नेय पर्वत किसे कहते हैं? अग्निपात से इसके चारों उच्छिष्ट पदार्थों के जमा होने से शंकु की आकृति बन जाती है। इस प्रकार यह शंकु पर्वत के आकार का निर्माण हो जाता है। अग्निपात से बने इस पर्वत का आग्नेय पर्वत कहते हैं। जैसे जापान का फ्यूजियामा, इटली का वेसुवियस, भारत का बैरन। अग्निपात होने से क्या होता है, जो आपका मैग्मा बाहर लावा के रूप में प्रतिस्फुटित होती है, तो इससे क्या होता है, जमते रहता है और इससे क्या बन जाता है आपका अग्नि, ये आपका एक शंकु का निर्माण हो जाता है ऐसे। ठीक है, जो जम कर नीचे से निकलता रहता है, इस तरह जमते आपका क्या ऐसे शंकु बन जाता है, माने ऐसे बन जाता है। और इस शंकु के आकार का एक पर्वत का निर्माण हो जाता है, जैसे कि जापान का फ्यूजियामा, इटली का वेसुवियस, भारत का बैरन। भूपृष्ठ को प्रभावित करने वाले पद्धति बताइए। चलिए, पेज नंबर 11 में बतलाया जा रहा है भूपृष्ठ को प्रभावित करने वाले पद्धति क्या क्या हैं। ये जो देख रहे हैं भूपृष्ठ को प्रभावित करने वाले पद्धति हैं। दो तरीका से भूपृष्ठ को प्रभावित होती है। एक है आपका भू अंतःशक्ति, अंतःशक्ति मतलब भीतर की शक्ति, और दूसरा होता है भू बाह्य शक्ति। अच्छा, अंतःशक्ति में दो भाग किया गया है। एक होता है दीर्घ समव्यापी, कम समव्यापी आकस्मिक पद्धति। ठीक है, और जिसमें से दीर्घ समव्यापी मतलब जो कंटिन्यूअस चलते रहा है, धरती में प्लेटों का जो निर्माण होते रहता है, धीरे धीरे सरकते रहता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कम समव्यापी आकस्मिक पद्धति, जैसे अग्निपात हो गया, जिस भूकंप हो गया, इससे क्या होता है भूपृष्ठ प्रभावित हो जाते हैं। भूपृष्ठ मतलब हमारी धरती प्रभावित होते हैं। अच्छा, दूसरा है आपका बाह्य शक्ति, नदी, वायु, हिम प्रभाव, समुद्र तरंग, ये सब से भी क्या हो जाते हैं, भूपृष्ठ प्रभावित हो जाते हैं, हमें धरती को प्रॉब्लम में आ जाते हैं। प्रॉब्लम मतलब कि किसी प्रकार का जो स्थिरता है वो स्थिरता खत्म हो जाता है, शांतपन वो हो खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। आग्नेयगिरी या ज्वालामुखी के प्रकार क्या क्या है, विस्तार से बताइए। चलिए इसको पृष्ठ 12 में देखें। देखिए, आग्नेयगिरी, जो आग्नेय से गिरी का निर्माण होता है यानी पहाड़ का, ये 3 प्रकार इसको बांटा गया है। ठीक है, पहला है आपका एक्टिव, जो ब्लू कलर का आपका दिखाई पड़ रहा है, एक्टिव। दूसरा है जिसको सक्रिय कहते हैं, दूसरा है आपका स्लीपिंग वोल्केनो, सुप्त ज्वालामुखी। तीसरा है डेड वोल्केनो। एक्टिव जो है, इसमें क्या है कि इन आग्नेयगिरियों का निर्माण काल से ही इनमें लगातार अधिकांश अग्निपात होते रहता है, माने हमेशा अग्निपात होते रहता है, इसलिए इसको एक्टिव या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें क्या है, दूसरा नंबर में इसमें जो अग्निपात होता है स्लीपिंग वोल्केनो में, उसमें कब हो जाए कोई ठीक नहीं रहता है। ठीक है, मतलब कि ये आपका दिखाया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, अग्निपात के पश्चात अनेक समय ये तक निष्क्रिय रहता है। इस कारण इन्हें सुप्त या ज्वालामुखी कहते हैं। इस तरह के ज्वालामुखी अत्यंत खतरनाक होते हैं। 2 वर्षों बाद होने वाले भयंकर अग्निपात इंडोनेशिया के 3 शहरों में कर दिया। भारत के आग्नेयगिरी में 1852 में हुआ। माने इसका कोई ठीक नहीं है, 2 वर्ष में हो जाए, कभी 5 वर्ष में हो जाए, कभी 3 वर्ष में, एक तो कोई ठीक ठाक नहीं है इसका, इसीलिए इसको बहुत खतरनाक माना जाता है। और तीसरा है डेड वोल्केनो। इन ज्वालामुखियों से अतीत में तीव्र विस्फोटन हुए हैं, लेकिन भविष्य में इनसे अग्निपात होने की कोई संभावना बहुत कम है। इस कारण इन्हें मृत ज्वालामुखी कहते हैं। मैं कोई संभावना नहीं है, अब यहाँ से कोई ज्वालामुखी फटेगा ही नहीं। ठीक है, तो 3 तरह के ज्वालामुखी के प्रकार हो गए। पहला एक्टिव, दूसरा डोर्मेंट या स्लीपिंग वोल्केनो, तीसरा हो गया डेड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आ और पा ओ हो क्या है? पृष्ठ 13 में देखें। देखिए, इंडोनेशिया के आग्नेयगिरी से गाढ़ा सांद्र एक प्रकार का लावा निकलता है। हवाई द्वीप की भाषा में इसे नाम आह कहते हैं। और वहीं हवाई द्वीप के पुंज के आग्नेयगिरी से अत्यंत पतला लावा निकलता है, इसे दूर तक प्रभावित होते रहता है। इसीलिए वायुद्वीप की भाषा में इसे पा हो कहते हैं। ठीक है, मतलब कि आपका जो गाढ़ा वाला आग्नेयगिरी से निकलता है लावा, उसको कहते हैं उसको कहते हैं आ जो पतला लावा निकलकर बाहर आता है उसको कहते हैं पा हो। ठीक है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से इसका आंसर आप समझ गए, यहाँ से एक यहाँ तक है और एक यहाँ से यहाँ तक, नीचे तक, यहाँ पर जो है दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, भूकंप क्या है? हर क्षण पृथ्वी के किसी न किसी भाग में कंपन होती रहती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में संचित शक्ति के अचानक संचालित होने से भूकंप की स्थिति पैदा होती है, जिससे भूपृष्ठ कांपने लगता है, अतः इसे ही भूकंप कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी में जो नीचे में आंतरिक भाग में जो शक्ति है, संचित शक्ति अचानक संचालित होने से भूकंप की स्थिति पैदा, नहीं विस्फोटन होने से ज्वालामुखी का या जिसको आपका प्लेट का निर्माण होने से भूकंप की स्थिति बन जाती है। ठीक है, इसे ही भूपृष्ठ का कांपने लगता है और अतः इसे भूकंप कहते हैं। धरती हिलना ही मतलब भूकंप होना। भूकंप का केंद्र किसे कहते हैं? भूपृष्ठ के नीचे जिस स्थान से भूकंप का उद्गम होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। जहाँ से शुरुआत होता है भूकंप का, उसको भूकंप केंद्र कहते हैं। उपकेंद्र किसे कहते हैं? केंद्र से ऊर्ध्वमुखी दिशा में भूपृष्ठ के जिस बिंदु पर भूकंप तरंगे सबसे पहले पहुंचती है उसे भूकंप का उपकेंद्र कहते हैं। जहाँ से शुरू हुआ उसके बाद जहाँ से फर्स्ट स्टार्टिंग में जहाँ से जिस बिंदु से पहुंचती है भूकंप की तरंगे, एक होता है भूकंप के जो बिंदु उठती है उसको क्या कहते हैं? भूकंप, उसको कहते हैं आपका भूकंप केंद्र। और जहाँ से पहला लाइन जो जाता है तरंग उसको कहते हैं उपकेंद्र यानी एपी सेंटर। भूकंप तरंग किसे कहते हैं? भूकंप उत्पत्ति केंद्र उपकेंद्र से पृथ्वी के अनेक स्थानों पर तरंग के समान कंपन का प्रसार होता है। इन तरंगों को भूकंप तरंग कहते हैं। जैसे भूकंप होता है तो उसके बाद क्या होता है? केंद्र से फिर उपकेंद्र से पृथ्वी के अनेक स्थानों पर तरंग, माने जैसे कि आप तालाब में ईंट फेंकिएगा तो एक तरंग के बाद दूसरा तरंग, दूसरा के बाद तीसरा तरंग बनते रहता है। इसी तरह भूकंप का तरंग बनता है। इसको समझ लीजिए, भूकंप तरंग कहते हैं। भूकंप उत्पत्ति केंद्र उपकेंद्र से पृथ्वी के अनेक स्थानों पर तरंग के समान कंपन का प्रसार होता है। इन तरंगों को भूकंप तरंग कहते हैं। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताएं। पृष्ठ 14 देखें। 14 चलते हैं लेकर। देखिए, भूकंप आपका यहाँ पर 3 तरह के होते हैं। प्राथमिक तरंग, दूसरा होता है द्वितीय अनुगामी तरंग, तीसरा होता है आपका सरफेस वेव। ठीक है, तो या लव वेव या रेल्फ तरंग कहते हैं। प्राइमरी तरंग मतलब हो गया जहाँ से आपका भूपृष्ठ, देखिए यहाँ पर सबसे पहले भूपृष्ठ पर सबसे पहले पहुँचती है कठोर तरल गैस से पदार्थ से गुजरती हुई तरंग संकुचन और प्रसारण प्रक्रिया द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, पहले पहुँचती है उसको कहते हैं प्राइमरी तरंग। दूसरा है कि पी तरंग के बाद, मैंने प्राइमरी तरंग के उपरांत भूपृष्ठ पर पहुंचती है उसको द्वितीय अनुगामी तरंग कहते हैं। तीसरा होता है कि भू केंद्र से भूपृष्ठ पर लगातार 2 तरह की तरंगों के संचार होता रहता है। पृष्ठ तरंग कहते हैं इन्हें, लव तरंग एवं रेल्फ तरंग कहते हैं।
ठीक है। ये चित्रों के द्वारा आपका बतलाया गया है प्राइमरी तरंग, द्वितीय अनुगामी तरंग और तीसरा तरंग रेल्फ तरंग। ठीक है, यहाँ पर आप समझ पाएंगे। इसमें जो तरंग के हिसाब से आपका भूकंप को 3 तरंग में बांटा गया है। भूकंप का परिमाप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? भूकंप का परिमाप सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा पता लगाया जाता है। 19 नंबर है, भूकंप की तीव्रता और हानि का परिमाप किस यंत्र के द्वारा प्राप्त किया जाता है? रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता और हानि का परिमाप ज्ञात किया जाता है। इसका आविष्कार चार्ल्स रिक्टर ने किया था। भूकंप की विपत्कालीन व्यवस्था के लिए हमें क्या क्या करनी चाहिए? जब विपत्कालीन व्यवस्था हो तो उसके पहले हमें क्या क्या तैयार करके रखना चाहिए? चलिए देखते हैं पृष्ठ 18 में। विपत्कालीन व्यवस्था में क्या है? घर के क्षतिपूर्ति जगह को चिन्हित करो। पहले चिन्हित कर, जहाँ पर डैमेज हो गया है वहाँ पर आपको चिन्हित कर दीजिए, पॉइंट आउट कर दीजिए। विपत्ति की पूर्व परिकल्पना कर लेना चाहिए हमें। ज़रूरत की चीज़ें सजा कर रखना चाहिए। घर के अंदर के दुर्बल स्थानों की मरम्मत करनी चाहिए। भूकंप के समय किसी ठोस और टिकाऊ छत के नीचे आश्रय लेना चाहिए। कंपन रुकने पर आघात विनाश का अनुसंधान करने चाहिए। विपत्ति की परिकल्पना व्यवस्था का अनुसरण करनी चाहिए। ये देखिए भूकंप प्रतिरोधी निर्माण, पूर्वाभास या परिकल्पना जो करके हम लोग इस तरह का भूकंप प्रतिरोधी निर्माण भवन का यहाँ पर तैयार किया गया है। इससे क्या है कि भूकंप आपका होगा लेकिन इसको ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचाएगा। चलिए अगला है प्रश्न, अचानक भूकंप आ जाने पर हमें क्या करना चाहिए? पृष्ठ 18 देखें। अचानक भूकंप आ गया तो हमें क्या करना चाहिए? घर के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर घर के अंदर रहोगे। घर के किसी टेबल के नीचे छिप जाना होगा। जितना जल्द हो सके घर या स्कूल से निकलकर किसी खुले स्थान पर चले जाना होगा। घर से बाहर निकलने के पहले ज़रूरी कागजातों को संभाल कर रखना होगा। तो इस तरह से भूकंप अगर आ गया तो ऐसा करना पड़ेगा। भूकंप आने के पहले हमें इस तरह का तैयारी रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको यह पूरे चैप्टर में जो है बतलाया गया कि भूकंप के अलावा पृथ्वी के जो नीचे हलचलों के कारण जो प्लेट का निर्माण होता है, जिससे भूपृष्ठ का संरचना होता है, इसमें आपको समझाया गया है। और इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िएगा। एक बार नहीं पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम इसको 3 से 4 बार पढ़िए, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। और जितना अच्छा तरह से आप पढ़िएगा उतने अच्छी तरह से आपको चैप्टर अपनापन लगने लगेगा। क्योंकि बिना पढ़े बिना मेहनत किए कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आपको केवल इसमें समझाने का उद्देश्य था कि कम से कम चैप्टर से जो रिलेटेड प्रश्न उत्तर बनते हैं मैं उसके आपके समक्ष रखा। और साथ ही साथ इसमें जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी बतलाने का, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, वो मैं आपको समक्ष यह बतलाया। किंतु आपको इसमें अच्छी तरह से बच्चे आप पढ़ना है। नहीं पढ़ने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगला वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। और प्रथम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।